हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष स्टडीज एकेडमी में। हम लोग आज 23 अगस्त को यूपीपी का जो पेपर हुआ था उसके पहले शिफ्ट का जीएस पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जीएस में, द स्कार्ट लेटर किसने लिखी है? ऑप्शन ए है मार्क ट्वेन ने लिखी है, ऑप्शन बी है हरमन मेलविल ने लिखी है, ऑप्शन सी है वाशिंगटन इरविंग ने लिखी है, ऑप्शन डी है नथानिएल हॉथोर्न ने लिखी है। तो ऑप्शन डी सही है, हाथोर्न ने लिखी है। ऑप्शन डी सही है पहले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीक्स नामक सुविधा उपलब्ध है? तो स्ट्रीक्स नामक सुविधा स्नैपचैट पर उपलब्ध है। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला 115 नंबर का प्रश्न है। ये कह रहा है कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित है? तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम में स्थित है। सी सही है। अगला प्रश्न है, वित्तीय स्थिरता बोर्ड क्या करता है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। तो 116 का ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। 117 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ऑप्शन डी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? तो सिगफ्रीड लाइन, जो सिगफ्रीड लाइन है ये फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, विदेश व्यापार महानिदेशक किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये है सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय। तो ये मामला विदेश व्यापार से संबंधित है, तो ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के लिए सिलिकॉन आवश्यक है, या हाइड्रोजन आवश्यक है, या कार्बन आवश्यक है, या यूरेनियम आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? यूरेनियम आवश्यक है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में आता है? तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर में आता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? यानी होम मिनिस्ट्री किसके पास है? तो अमित शाह के पास। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस की स्थापना पूछ रहा है कब हुई थी? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? मद्रास में स्थित है, या बम्बई में, या दिल्ली में, या कोलकाता में? तो भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख है और वर्तमान में ये 40 लाख है, लेकिन 20 लाख थी पहले। तो ऑप्शन ये सही है, 20 लाख। अगला प्रश्न है कि स्पेस में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने के मदद करने के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है? इमेजिंग फिशिंग। यहाँ क्या है? दुर्भावना फाइलों वाली छवि है, तो इसलिए इमेजिंग फिशिंग होगा। ऑप्शन ये सही है, इमेजिंग फिशिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया की राजधानी जागरेब है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि आतंकवाद से लड़ने में
सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? तो इसमें यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करना। ऑप्शन सी सही है 129 का। आगे चलते हैं 130 नंबर पर। 130 प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान की जो भूमि है यानी भूटान को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 131 नंबर पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ट्विटर है, फेसबुक है, लेकिन जो गूगल है, गूगल सर्च इंजन है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन है? तो जल प्रदूषण। ऑप्शन बी सही है, जल प्रदूषण यूट्रोफिकेशन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई का गवर्नर सीडी देशमुख था। ऑप्शन सी सही है, सीडी देशमुख। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 4, भाग 5, भाग 2, भाग 3। भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है, लेकिन भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 135 में क्या है? पुस्तक ये लाइफ मिस स्पेंट किसकी रचना है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। 136 नंबर पर प्रश्न है आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? क्या कारण है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश को प्रकीर्णन, बी है श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, सी है जलवाष्प का उपस्थिति, डी है वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। श्वेत सभी रंगों से मिलकर बना है, तो जब श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण आसमान का रंग नीले दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से संबंधित है? रमन सुब्बा राव किससे? क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन ये सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा। तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपीय भारत की वो कृष्णा है। अगला प्रश्न है कि एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? एनएचआरसी का पूर्ण रूप है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? तो युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया 1985 के वर्ष को। तो इस प्रकार ऑप्शन डी सही है इसमें। अगला प्रश्न 141 नंबर का कि अनुसंधान संस्था यानी अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसने गहन और आगे की जांच पूछताछ सहायता करती है। क्या है? ये गुणात्मक है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई का पूर्ण रूप बताइए। ऑप्शन ए है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बी है बेल्ट एंड रिसोर्सेस इनिशिएटिव, बेसिक एंड इनिशिएटिव, और ऑप्शन डी है बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ये सही है 142 का। 143 में कि विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा की खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करें। ऑप्शन ये है स्पैमिंग, ऑप्शन बी है स्पीयर फिशिंग, ऑप्शन सी है साइबर स्टॉकिंग, डी है स्नेकिंग। तो इसमें ऑप्शन बी सही है स्पीयर फिशिंग। 143 नंबर में ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति जुलाई 2000 में आई थी। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न है कि किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का संयुक्त राष्ट्र परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा? तो इसमें कौन सा सही? ऑप्शन ये 2006 में हुआ था।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति रस्कुक हैं। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी रस्कुक सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों के लिए किस देश के खिलाफ कानून पारित किया है? तो बासमती किस्मों के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जो है दायर किया है। ऑप्शन डी सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के प्रसिद्ध है? तो वर्ली जो चित्रकला है, वारली चित्रकला महाराष्ट्र की है। अगला प्रश्न है, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई है? चिकनकारी की उत्पत्ति लखनऊ से हुई है। 150 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि महासागरीय अम्लीयकरण का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन ए है समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। जो समुद्री जल है CO2 के अवशोषण कर जाने के बाद समुद्री का जल अम्लीय हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन ये सही है, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन ये सही है।